वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तो देखो इस चैप्टर में हमको दो चीज पढ़ना है। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये सब केवल वास्तविक संख्या के लिए हमको पढ़ना है। तो देखो देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा भारी होगा। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, शब्दों से परिचित नहीं है तो भारी लग रहा है। ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स भारी लग रहे हैं। तो हम लोग इसको सरल भाषा में समझेंगे। ये देखो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या को रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोग 9th में या पहले के क्लासों में पढ़े हैं। तो संख्या का जो पद्धति है उसी को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या क्या है? संख्या का जो सिस्टम है, सबसे पहला सिस्टम है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ठीक है, कहां शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 100। और दूसरा फैमिली है, ये इसी फैमिली में केवल हम शून्य जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या का समूह में केवल शून्य जुट गया। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाएंगे। तो पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या हो गई शून्य और इस प्राकृत संख्या का सबसे छोटी 1। देखो केवल फैमिली बड़ा हुआ, नया फैमिली नहीं है। केवल फैमिली में एक मेंबर ऐड हो गए और कौन सा है? शून्य। ठीक है, यानी हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है। जबकि उल्टा हम नहीं बोल सकते हैं केवल एक सदस्य के लिए, वो कौन है? 0। 0 पूर्ण संख्या तो है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहे कि सही और गलत करना है। तो अगर ये लिखा रहे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो हम जवाब देंगे नहीं, क्योंकि शून्य ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। फिर हमको जरूरत हुई, वो संख्या का इतिहास में आज हम नहीं जाएंगे, केवल फैमिली को देखेंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, हमको ऋणात्मक अंकों की जरूरत हुई तो ये पूर्ण संख्या तो पहले से मेरे पास में था, डॉट डॉट डॉट। और जितने भी ये हैं धन, उतना ही हम वही मेंबर को केवल हम ऋण माइनस का चिन्ह देकर के लिख लियो, -4 डॉट डॉट, ये भी अनंत। तो ध्यान दो कि पूर्णांक संख्या का न्यूनतम सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा ये भी पता नहीं है, और सबसे अधिक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ा कौन सा पूर्णांक संख्या है यह भी पता नहीं है। तो अभी भी नया फैमिली नहीं आए, फैमिली में मेंबर बढ़े। कौन सा मेंबर बढ़ गए? ये सारा ऋणात्मक पूर्णांक बढ़ गए। बात बाकी यहां से तो पूर्ण संख्या ही है। तो फैमिली बढ़ रहे हैं, नया फैमिली का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। और उसके बाद हमको जरूरत आई, चूंकि भागा के डिवीजन के हर एक प्रश्नों का हम उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो हमको एक नया फैमिली की जरूरत पड़ी जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या यही फैमिली है, फैमिली यही रहेंगे, लेकिन कुछ नए मेंबर जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब भाग देते थे, सपोज करो कि हम 15/3 देते थे तो उत्तर आ जाता था 5। इस फैमिली में है, माइनस रहे प्लस रहे माइनस में आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 3/15 इस फैमिली में उत्तर हमको नहीं मिलता था, इसलिए हमको एक अलग संख्या चाहिए जो कि इस रूप में हो,
जिसको हम p बाय क्यू रूप में कहते हैं। देखो ध्यान से, जितने भी हैं सबको हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सबके नीचे में हम 1 डाल सकते हैं तो वो p बाय क्यू के रूप में आ जाते हैं। यानी नया फैमिली तो बन नहीं रहा है, हाँ एलिमेंट्स कुछ सदस्य जो हैं बढ़ रहे हैं। तो चूंकि अब पुराने सदस्यों को हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं और नया तो p बाय क्यू में है ही, नया p बाय क्यू में है ही, और पुराने को भी हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए परिमेय संख्या को जो डिफाइन किया गया कि p बाय ऐसी संख्या जो p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। शर्त क्या हुआ, जहां शर्त क्या है, p और q पूर्णांक संख्या है, और जब पूर्णांक है तो पूर्णांक तो यानी ये कुछ भी माइनस p माइनस में भी वैल्यू ले सकते हैं, q भी माइनस में ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, p और q का माइनस प्लस कहीं से भी कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। लेकिन ये देखो शून्य है, पूर्णांक संख्या तो शून्य भी है, तो अगर शून्य से q का मान शून्य हो जाएगा तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि शून्य से भागा परिभाषित नहीं है। तो हम ये शर्त जोड़ देंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। यही हमारा परिमेय संख्या का परिभाषा है कि जो संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर ना हो p बाय क्यू के रूप में, सपोज करो तुमको दिया 11, ये p बाय क्यू के रूप में नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 11/1 22/2, 11 ही तो है, तो p बाय क्यू के रूप में आ गए, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यानी अभी तक जितने भी पढ़े सब परिमेय संख्या है। यानी हर एक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, हर एक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, हर एक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। लेकिन उल्टा नहीं बोल सकते हैं कि हर एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या को भी हम लोग समझ लिए। उसके बाद यहां तक फैमिली बढ़ा, लेकिन कुछ संख्या ऐसी आती है जो परिमेय नहीं होती है। जैसे देखो कि समकोण त्रिभुज का याद होगा तुमको, अगर यह भुजा 1 हो, यह भुजा 1 हो, यह समकोण है, तो यह कितना होगा, √2। ठीक है, इसको हम रूट से लिख देते हैं। क्योंकि इसको क्या लिखेंगे हमको पता नहीं है, इसलिए हम संकेत में √2 दे दिए, संकेत है ये। तो चूंकि देखो कोई भी संख्या होगी परिमेय में, उसको वर्ग करेंगे, ठीक है, तो 2 नहीं आ सकते हैं। क्यों? देखो सोच करके, 0 का वर्ग तो 0 ही होता है, बात खत्म हो गया। 1 का वर्ग, हम अभी पूर्णांक को जांच लेते हैं फिर अपूर्णांक में आएंगे। 1 का वर्ग 1 हुआ और 2 का वर्ग 4 हुआ, तो 1 का वर्ग 1 या 1 हुआ और इसका 4 हुआ। देखो वर्ग करने पर इसके बीच 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 के बीच में ही होगा यह। लेकिन अपूर्णांक का भी जब वर्ग करेंगे, कोई भी सोच करके देखो, 1 और 2 के बीच में तुम कुछ भी ले लो, 1/2 हो सकते हैं 1/2 के बीच में। इसको जब करेंगे तो कितना आएंगे, 1/4 आ जाएंगे, है ना। तो संभव नहीं है, ना अपूर्णांक का और ना, यानी कोई भी ऐसी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 होता है। तो लेकिन ये वास्तव में तो है, ऐसा तो सिचुएशन हमारा लाइफ में आते ही हैं, वास्तविक परिस्थितियों में आ सकते हैं कि कोई ट्रायंगल हो, कोई जमीन का टुकड़ा हो जो समकोण हो, और उसका ये 1-1 मीटर का हो, 1-1 सेंटीमीटर का हो, 1 किलोमीटर, कुछ भी यूनिट हो, एक यूनिट का है, तो ये जो कर्ण निकलेंगे ये तो वास्तव में ये त्रिभुज की भुजा है, और वो कर्ण को हम √2 से सूचित किए, तो ये संख्या तो परिमेय नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अपरिमेय, क्योंकि उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पर बाद में। तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, यानी जिसको हम p बाई क्यू, जो परिमेय नहीं है। अपरिमेय का सिंपल सा शाब्दिक अर्थ भी तो यही है कि जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय होगी। अपरिमेय का मतलब अपरिमेय, अजोड़ परिमेय मतलब परिमेय नहीं है, यानी जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो अपरिमेय संख्या, ठीक इसका उल्टा जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाए, और सारा शर्त तो यही रहेगा। तो ये चूंकि ये भी वास्तव में घटना घट रही है और ये सब तो वास्तव में है ही, इसलिए इस पूरे फैमिली को, यानी यहां तक तो एक ही फैमिली कहलाए, सबको संयुक्त रूप से हम कहेंगे परिमेय संख्या। और ये तो इस फैमिली का अंग नहीं है, तो परिमेय और उसको अलग फैमिली है और परिमेय, दोनों को मिला दिए, तो ये किसके बराबर हो गया? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय, ठीक है। और उल्टा अगर कहें तो हर एक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, हर एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हर एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी या हर एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो चलो, परिमेय अपरिमेय अभी हमारा क्षेत्र नहीं है, हम इसको दूसरे स्थिति में देखते हैं। अब हमको खास करके इस चैप्टर में जो जरूरत पड़ेगा वह कॉन्सेप्ट है, चलो सबको रहने देते हैं, पूर्णांक संख्या का हमको जरूरत पड़ेगा। पूर्णांक संख्या को चलो एक बार फिर लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत है, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको हम विभाजित करें, ये धन, इसको जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, तो यानी चिन्ह के आधार पर, उसका अर्थ के आधार पर अगर हम बांटें तो यह ये देखो कि ये सारा यहां से कहलाएंगे धन पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी जो नेचुरल नंबर था वह हमारा धन पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक संख्या। और ये नया मेंबर आए थे, इसको हम कहें ऋण पूर्णांक। ये खत्म नहीं हो रहे हैं, ये भी खत्म नहीं हो रहे हैं, जहां तक जाना है ऋण पूर्णांक, ठीक है। ये जीरो जो होल नंबर का स्पेशल मेंबर था, ये जीरो कहां है? ये न तो धन है न ऋण है। तो पूर्णांक संख्या, ये देखो पूर्णांक संख्या का 3 हिस्सा हो जाता है, एक से लेकर के दायां तरफ जितना बड़ा, ये सारा धन पूर्णांक, और इधर जो माइनस में है उसको ऋण पूर्णांक है। और जीरो को छोड़ दिया जाता है, वो न तो धन में है और न ऋण में, क्योंकि जीरो को जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और जीरो को घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुने हम कहावत, अनुराग का सोने से क्या और जगने से क्या, उसको तो दिखाई नहीं पड़ेगा, सोया रहेगा तब भी और जगा हुआ रहेगा तब भी, वही है। ये अंधा मेंबर है, जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं लाता है, घटाने पर भी नहीं लाता है, इसलिए इसको हम ना तो धन बोलते हैं और ना ही ऋण। तो जीरो जो हो गया, ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम कर लिए पूर्णांक का, एक से लेकर के दाएं, यानी प्राकृत संख्या का जो हिस्सा था, इसमें देखो सब था ना प्राकृत संख्या के ये हिस्सा, तो वह क्या कहलाए? धन पूर्णांक कहलाए। और पूर्ण संख्या का जो मेंबर था, स्पेशल मेंबर जीरो, वह न तो धन हुआ न ऋण हुआ, और ये जो नया मेंबर आए थे उसको हम कहे ऋण पूर्णांक, ठीक है। एक चीज और समझ लेते हैं, ये देखो
जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, तो उसमें से देखो क्रम से देखो, एक दो से विभाजित पूर्णतया नहीं होते हैं, दो तो दो से भाग लगेंगे हैं, तीन पूरा का पूरा भाग नहीं देता है, एक शेष बच जाता है, चार पूरा का पूरा भाग देते हैं, पांच भाग नहीं देते हैं, छह भाग कंप्लीट ही द्वितीय छह कंप्लीट हो जाते हैं, यानी शेष नहीं बचते हैं, साथ में शेष बच जाएंगे एक। तो हम दो का जोड़ा लगाने का कोशिश करें तो सारा हम देखते हैं कि एक मेंबर जोड़ा लगता है, एक जोड़ा नहीं लगता है, दूसरा जोड़ा लगता है, फिर ये नहीं लगता है, यानी क्रमागत रूप से ये जोड़ा लगते हैं या नहीं लगते हैं। जो संख्या जोड़ा लग गया हो बराबर उसको कहें, हाँ, बराबर के लिए शब्द है सम, तो उसको हम कहते हैं सम संख्या, सम पूर्णांक, ठीक है। क्या हुए, दो हुए, पहला मेंबर। ऋणात्मक को देखो अब जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो हालांकि थ्योरेटिकली वो ऋणात्मक पर भी लागू हैं, लेकिन हमको अब केवल धन पूर्णांकों के लिए ही सोचना है, ऋण पूर्णांक को छोड़ के जीरो को शामिल कर लिए, ठीक है, जीरो को रहने दिए और ऋण पूर्णांक को हटा दिए, यानी पूर्णांक में से ऋण पूर्णांक को अभी हटा करके, हालांकि उस पर भी लागू होंगे, लेकिन हमको सुविधा होती है समझने के लिए चीजों को केवल धन पूर्णांक के लिए, तो हम फिलहाल उसी से समझेंगे। तो सम पूर्णांक जिसमें दो से भागा लग जाए और शेष क्या आवे, शून्य आवे, यानी कंप्लीटली भागा लग गया, उसको हम सम पूर्णांक कहेंगे। तो दो हो गया, चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12 डॉट 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 चलते चले जाएंगे। और विषम पूर्णांक क्या हो गया, जो विषम, जो बराबर नहीं है, यानी दो से भाग लगने पर खत्म नहीं होता है, शेष बच जाता है। कौन कौन, 1, 3, 5, 7, 9, ये भी, ठीक है, साथ में थे तो क्रम में थे, एक फिर एक फिर एक, ऐसे क्रम में थे, अब अलग अलग लिख लिए। तो सम पूर्णांक में सबसे छोटा हुआ 2 और विषम पूर्णांक में सबसे छोटा हुआ 1। शून्य को गिनती में नहीं रखते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो सम पूर्णांक विषम पूर्णांक, चलो इतना कॉन्सेप्ट काफी है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के लिए हम लोग बात करेंगे, तो देखने में तो बड़ा भारी लग रहा है ना, नाम सुनकर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलो हम उस पर नहीं जाएंगे, भारी लगता है, ठीक है। हम हल्के फुल्के विषयों पर बात करेंगे। हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि देखो कोई संख्या तुमको हम दें भागा देने के लिए, 17 भागा 3, तो तुम क्या करते थे, 17 यहां लिखा, यहां 3 लिखा, 5 या 15, बच गया 2, अब भाग नहीं लगा, तो इसको हम क्या बोलते थे, भाजक। इसको क्या बोलते थे, 17 क्या था, भाज्य, ये क्या कहलाते थे, भाग फल, और ये क्या कहलाते थे, शेषफल, है ना, डिविजन, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, यही था। तो हम लोग बचपन से एक सूत्र देखे थे कि भाजक, भाज्य, भाज्य बट कौन रहा है, भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल और गुना प्लस शेष। ये सूत्र हम पहले से जान रहे हैं, इसको कई सिद्ध, ये सिद्ध क्या हुआ है, ये बिल्कुल सही है कि जब हम किसी भाज्य को कोई भाग देते हैं, अब देखो यहाँ पर दो भाज्य हो गया, यहाँ 17 बराबर भाजक कितना है, 3, 3 में भागफल कितना है 5 और शेषफल कितना 2, तो 5 या 15 2 17, ये फार्मूला सही है, ठीक है। अब देखो कि
हम धन पूर्णांक यहाँ कौन कौन सा चुने थे, 17 और 3, तो उसको हम ऐसे लिख लिए। हमारा एक भागफल आया और एक शेषफल आया, और दोनों वह क्या है, पूर्णांक ही हैं, वो दोनों पूर्णांक ही हैं। अब चलो एक और लेते हैं, 20 भागा 5, भागा देख देखते हैं, चलो यही देते हैं, भागा 2, 20 5 से 4 मतलब लग गया, शेषफल क्या हो गया, 0। तो हम 20 को लिख सकते हैं 5 गुना 4 प्लस 0, 5 और 20 0, तो शेषफल यहां पर 0 आ गया। ठीक है, तो हम पूर्णांक, दो पूर्णांक लिए और उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, दो पूर्णांक हमारा ये है, एक भागफल आया और एक शेषफल आया। तो ये भागफल और शेषफल जो आए, ये शून्य भी हो सकते हैं, यह भी शून्य हो सकते हैं। एक उदाहरण लेंगे, हम बाद में वो बतलाएंगे। तो पूर्णांक हैं, तो ये दोनों को तो हम पूर्णांक लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसको हम पूर्ण संख्या से भी हम बोल सकते हैं, या पूर्णांक ही बोलो, कोई बात नहीं है। तो अगर इसको, ये तो अब 17 हुआ, कोई दूसरा लेंगे तो मेंबर तो बदलते जाएंगे। तो अगर हम भाज्य के बदले में हम ए लिख दें, ये हो गया भाज्य, भाजक को हम बी लिख लें, भागफल को क्वोशिएंट लिखते हैं, हाँ, तो इसको हम क्यू से सूचित कर लें, और शेष को, शेष का क्या होता है, इसमें हम शेष को क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, तो हम आर देते हैं। तो हमारा क्या हुआ कि ए और बी दो संख्या लाते हैं, तो हमेशा हमको एक भागफल और एक शेषफल मिलता है, जो कि पूर्ण संख्या होती है। शून्य भी हो सकते हैं, पूर्ण है, इसलिए हम शून्य बोल, पूर्ण संख्या बोल देंगे, शून्य शामिल हो जाएगा। तो यानी दो संख्या हम ऐसा लें, तो एक हमको भाग, कोई भी दो संख्या लेंगे पूर्णांक संख्या, तो हमको भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा, और उसका रिलेशन यही होगा कि ए बराबर बी क्यू, बी गुना क्यू अब प्लस आर। ठीक है, अगर ए और बी दो पूर्णांक हैं, ठीक है, ये ऋण पर भी लागू होता है, लेकिन हमारे कोर्स में केवल धन के लिए समझना है, तो धन पूर्णांक बोल दो, ऋण पर भी लागू होंगे उतना ही, लेकिन हमारा कोर्स केवल धन पूर्णांक के लिए सीमित किया गया है, तो हम धन पूर्णांक लिख देते हैं। यानी ए बी कोई धन पूर्णांक होगा तो हमको भाग देने पर एक क्वोशिएंट आएंगे और एक रिमाइंडर आएंगे, और उस संबंध को, उन सब संख्याओं को हम इस सूत्र में लिख देते हैं, और ये सत्य है, ये सिद्ध क्या हुआ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस हो गया, यही लेमा है, यही विभाजन एल्गोरिथ्म है, इसको हम फिलहाल लेमा बोलेंगे। ठीक है, लेमा, प्रमेयिका। ठीक है, तो प्रमेयिका में का क्या मतलब हुआ, इसको आप परिभाषित रूप से अगर लिखें, देखो क्या निकला, एक सामान्य सा बच्चा था जो कि कोट पैंट पहन करके, मूछ दाढ़ी लगा करके, डाकू बन के हमारे सामने में खड़ा हो गया था, तो हम भयभीत हो गए थे, क्या है यूक्लिड एल्गोरिथ्म, और निकला क्या, तो ये बचपन से हम करते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। उसी को हम केवल फैंसी वे तरीके में, अच्छे तरीके से, बड़े क्लास में आ गए हैं, तो थोड़ा सा फैंसी तरीका से हम इसको लिख लिए, वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। कितना आसान था, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी चीज को आज हम नए शब्दों में केवल पढ़े, तो नया कुछ भी नहीं था, ये हम बचपन से जान लेते। हाँ, शब्द नया है, ये एल्गोरिथ्म लिखा हुआ है, ठीक है, हम फिलहाल इसको प्रमेयिका बोले। तो अब देखो, प्रमेयिका या लेमा बोले रहे हैं, और ये एल्गोरिथ्म है, दोनों पर्यायवाची हैं आज के समय में। अब जो है, या एल्गोरिथ्म लिख दो या लेमा लिख दो, दोनों के मतलब एक ही हैं, लेकिन शुरुआत में ये दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग थे। लेमा हुआ वह गणितीय कथन जिसको हम सिद्ध कर चुके हैं,
छोटा सा हुआ है, लेकिन उसके द्वारा हम किसी गणना में उसको एक तरीके से खास रूप से हम भिन्न भिन्न चरणों में उसका हम गणना करते हैं। कोई खास समस्या के लिए अगर उसका उपयोग करते हैं या किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोग करते हैं, तो ऐसे गणितीय, याद करो ज्यामिति में भी हम लोग सीखे थे कि गणितीय कथन जो स्वयं सिद्ध हो उसको हम क्या बोले थे, एक्शन, ठीक है, और जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं उसको प्रमेय बोलते थे। तो यह भी गणितीय कथन है जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं तो उसको हम प्रमेय बोले, लेकिन ये बहुत छोटा कथन है और इसका उपयोग हम दूसरे को सिद्ध करने के लिए करते हैं, इसलिए प्यारा सा नाम दे दिए प्रमेयिका। अंग्रेजी में इसको लेमा बोलते हैं। और इस लेमा को अगर हम किसी समस्या को सुलझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, निश्चित तरीके से एक फॉर्मेट में प्रयोग करते हैं, निश्चित फॉर्मेट में, तब वह पूरा प्रोसेस को कहते हैं एल्गोरिथम। तो आज के डेट में दोनों का अर्थ एक ही है, प्रमेय का ये लेमा बोलो एल्गोरिथम बोलो, लेकिन शुरुआती शब्द में अर्थ में अंतर थे। तो चलो एक दो लेमा देख लेते हैं, लेमा कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन रहेगा कि निम्न संख्याओं के लिए यूक्लिड लेमा लिखें। यूक्लिड विभाजन लेमा, केवल यूक्लिड लेमा, कुछ भी लिखो, हम अब शब्द का भाषा कुछ भी हो, हम चीजों को केवल समझ रहे हैं। तो तुमको दिया, सपोज करो 28 और 5, दूसरा दिया 65 13, तीसरा दिया, चलो तीसरा दिया 5 25, चौथा दिया 6 और 27, ठीक है। इन समूहों के लिए लिखना है। तो देखो पहला हम बना रहे हैं 28 और 5, ठीक है। हमको इसी क्रम में लेना है, क्रम बदलना नहीं है। ये ए हुआ, पहले ए और सेकंड बी, ठीक है। कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि वो पलट लेते हैं, बड़ी संख्या को पहले कर लेते हैं और छोटी संख्या को बाद में करते हैं। वह हमको इसके अनुप्रयोग में एल्गोरिथम में जरूरत पड़ती है बड़ा छोटा करने के लिए, वो हम बाद में समझाएंगे। अभी हमको लेमा लिखना है और लेमा में बड़ा छोटा का कोई मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं कि 28 को हम, ये ए हुआ बी हुआ, तो हम भागा दे करके देख लें, जिसको मुजमानी नहीं हो सकता है वो भागा दो, 25 3 बच गया। यानी क्यू कितना आया, भाग क्यू जो भागफल में आया है 5 और शेषफल कितना आया 3, ठीक है। अच्छा, एक खासियत तो कभी भी भागा दोगे तो ये तो निश्चित है कि नहीं, घटाने के बाद 5 से जो भाग देने वाला है यानी बी से शेषफल यानी आर हमेशा छोटा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये इससे बड़ा आएंगे तो यानी हमने भाग देने में गलती की, एक बार और लगता नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पर हम 5 से भागा दे रहे हैं और 4 मरतबा ही लिख दिए, 4 मरतबा लिख दिए तो 20 आया, ये अब शेषफल 8 आ गए, यानी हमारा भाग क्या है, गलत है। तो बी हमेशा, आर जो है शेषफल हमेशा आर से छोटा होंगे। उसको जब हम सही ढंग से परिभाषित करेंगे तब फिर वो सब लिखेंगे, ठीक है। तो लेमा लिख रहे हैं
तो इस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 प्लस 3। अभी जस्ट फिल कर रहे हैं। दूसरा को 65 और 13 है, तो 65 बराबर लिख सकते हैं हम 13। ठीक है, फिर अभी देखो 13 25 65 होता है, मुजमानी कर लो, कोई बात नहीं है। और शेषफल कितना बचेंगे, 0। तीसरा देखो हमारा 5 और इसको हम 25 में करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो भाग का जो ओरिजिनल नियम है वो हम लोग भूल गए हैं, इसलिए हमको समस्या आ रही है। हमको 25 में 5 से भागा देना है। तो हम कहां से शुरू करते हैं, 25 से कहीं 25 लग ही नहीं सकता है ना, यानी उससे कम लगेंगे, यानी शून्य से पहला मर्तबा में शून्य से आया, तो 25 गुना शून्य, शून्य आया, शेषफल 5। अब तो कोई अंक नहीं आ रहे हैं, तो ये शेषफल आ गए 5। तो 5 को हम 25 में कैसे लिख सकते हैं, शून्य, 25 गुना शून्य प्लस 5। देखो संबंध वही है, 6 को लिखना है, 6 बराबर 27, फिर एक मर्तबा भी नहीं लगेंगे, प्लस 6। ठीक है, तो ये b है भाजक, इससे हमेशा अब यहां से नहीं पकड़ लेना, ये a है कि a और r बराबर होते हैं, r कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब है ही नहीं। a क्या है, हमको b से हमेशा देखना है, r छोटा होते हैं। तो लेमा इसी ढंग से लिखा जाता है कि भागा देने पर क्या मर्तबे में आएंगे और शेषफल कितने आएंगे। ठीक है, तो हम अब यूक्लिड लेमा को परिभाषित कर लें, तो क्या बोलेंगे कि ऐसी दो धन पूर्णांक, यदि दो धन पूर्णांक a और b हों, तो ऐसी दो पूर्णांक पूर्ण संख्या q और r निश्चित रूप से होंगे, q और r निश्चित रूप से होंगे, जहां q और r पूर्ण संख्या है, ये तो हम पहले ही बोल दिए हैं। और r जो है, r के लिए r जो है स्पेशली r तो 0 भी आ रहे हैं, तो 0 के बराबर ऐसे संबंध में लिखे, 0 के बराबर, और b से हमेशा छोटा, b के बराबर भी नहीं, इसलिए यहां पर ये चिन्ह नहीं लगाएंगे b। ठीक है, यानी दो धन पूर्णांक a और b के लिए ऐसी दो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है q और r, जिससे हम संबंध को लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। ये है यूक्लिड लेमा। ठीक है, ये शर्त को लिखना समझो और बात खत्म हो गई। अब अगले वीडियो में हम इस लेमा के सहायता से महत्तम समावर्तक HCF निकालना सीखेंगे, और दो उपयोग सीखेंगे कम से कम, और कुछ संख्याओं के विभाज्यता के संबंध में, विभाज्यता के जो गुण हैं वो समझेंगे कि इस लेमा के सहायता से हम अंकों की विभाज्यता के गुण को कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अगला चैप्टर होगा महत्तम समावर्तक निकालने के लिए दो संख्याओं का इस लेमा के साथ।